अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पीडीएम के मुस्तकबिल की बात करेंगे क्योंकि वो पीडीएम जो इसलिए बनी थी कि हुकूमत को कमज़ोर करे, इस वक्त खुद कमज़ोर नज़र आ रही है। वो पीडीएम जो इसलिए बनी थी कि हुकूमत के इत्तिहाद में दरार डाली जा सके और उसे गिराया जा सके। यूँ लग रहा है कि अपोजिशन के अपने इत्तिहाद में ही दरार आ चुकी है और अब इसको ही संभालना मुश्किल हो रहा है। और वो पीडीएम जिसका मकसद ये था कि किसी तरह हुकूमत को एक्सपोज किया जाए, ऐसा लग रहा है कि ये सारी सियासी जमातें एक दूसरे को ही एक्सपोज करने में लगी हुई हैं। जी हाँ, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक अपना रास्ता अलग माप रही है। अगरचे मुँह पर यही है कि भाई हम साथ हैं, लेकिन बज़ाहिर जो अमली उनकी सूरत हाल नज़र आ रही है वो खासी मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का जो बाकी इत्तेहाद है वो ये कह ज़रूर रहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि सब साथ रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं ज़राए के तवस्सुत से कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। मौलाना साहब की इजाज़त से ये फैसला किया जाएगा हतमी तौर पर कि पीपल्स पार्टी को बाकायदा शो कॉज नोटिस दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि सेनेट में 27 सेनेटर्स का एक अलग से अपोजिशन इत्तेहाद भी बनाया जा रहा है। तो यानी सेनेट में बाकायदा अपोजिशन दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड नजर आएगी। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और एक डिवाइडेड अपोजिशन इस गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम दे सकेगी, इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, जैसे कि अभी ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है ये तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रही है कि एक इत्तेहाद ही था, कोई ऐसा तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी को जम हो गई थी इन सब जमातों में। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इसका क्या तासुर जाएगा और क्या फ़र्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से जो मकसद हासिल करना चाहती थी वो हासिल कर चुकी है। देखिए, उसने सेनेट में पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को मुत्तहिब करवा लिया, फिर उनको चेयरमैन बनाने में नाकामी के बाद अपोजिशन लीडर बनवा लिया। तो इस तरह से देखें, और वो तो अपने काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ अपने मामलात को उसने सिस्टम में रहते हुए बेहतर कर लिया। और वो तो पीपल्स पार्टी तो अपने तक ये कोशिश कर रही है कि वो उन हलकों को ये यकीन दिलाए कि जनाब देखें, अगले इलेक्शन में हम भी एक मुतबादिल उम्मीदवार हैं, हम भी एक मुतबादिल कुव्वत ऐसी हैं जो आपके कहने के मुताबिक परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको एक यहाँ पे अगर आप हमारे सर पे हाथ रखें तो हम आपको डिलीवर करके दे सकते हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने तई अपने पीडीएम का कामयाब इस्तेमाल कर चुकी है। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी अपना रास्ता खुद अलग बना रही है या पीडीएम पीपल्स पार्टी को अलग कर रही है जो बाकी जमातें हैं? पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता अलग बना लिया है। और देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि एक एक के ये कपड़े उतारने की कोशिश होते हैं, ज़बान काटने की कोशिश करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, एक एक को जेल और नफरत से भरे हुए हैं। ये कैसा चलेगा ये अलायंस? और वही हुआ। सबको एक्सपेक्ट करना था कि ये टूटेगा। इमरान ने बताया आपको कि इसको एक्स्ट्रा सेनेट सीट मिल गया है, बिल्कुल, और अपोजिशन का लीडर सेनेट में बन गया है। और तो बताएं ना, परमानेंट बेल मिल गया है जरदारी को और उसकी पूरे फैमिली को और सब उसके साथ जो हैं दूसरे। और वो खुद कहता है मेरा एक लड़का है, तो क्यों वो रिस्क करे खामा एक कॉन्विक्ट और भगोड़े के लिए जो वापस तो आना ही नहीं है और लंदन में वो रहना है। माफ़ करिए, दिस होल अलायंस वाज ब्रिटल एंड फ्रेजाइल और अब ये टूट गया है। अब बात असल ये है कि ये सोलो फ्लाइट तो इनका भूल गया है जरदारी साहब के, मगर अभी ये क्या कोऑपरेट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, खुद कह रहे हैं। और अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिलानी का सीट ही ना चले जाएं जैसे आपको पता है। बेहतर है इसके लिए कि ये लड़े ही नहीं। और मौलाना साहब जो हैं ये क्या नोटिस दे रहे हैं लोगों को? उनका लड़का एमएनए, उनका भाई सेनेटर है, उनका कोई और रिश्तेदार एमपीए है। फॉरगेट इट, इनका मामला खत्म हो गया है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सीन होगा अगर नोटिस वाकई जाता है तो देखेंगे पीपल्स पार्टी आगे से जवाबन कितने नोटिस भेजती है। लेकिन जो हिलाली साहब अभी बात कर रहे थे ना कोऑपरेट करने के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस सिलसिले में बड़ा क्लियर वर्जन दिया है। उधर वाले तो कहते हैं कोई गल नहीं होनी, ये कह रहे हैं हम तैयार हैं। ये देखिए, बड़ा ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है समीना। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने पहले, अगर आप पीडीएम को देखें तो अपनी पिच पे खिलाया,
पीपल्स पार्टी जो चाहती थी उसने मौलाना से और नून लीग से वही फैसले करवाए हैं। हाँ। अपनी मर्जी के फैसले करवा के अपने गोल हासिल करके वो एक साइड पे होके, अब वो पंजाबी में कहते हैं चेज़े ले रहे हैं कि चलो अब देखो ये क्या करते हैं। अब वही काम वो इन हुकूमत के साथ करने जा रहे हैं और उन हलकों के साथ जिनको वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए मुस्तकबिल में कोई जगह बन सकती है। किस तरह से? अब ये देखें कि वो कानून साजी में ना सिर्फ ये कि हुकूमत की मदद करेंगे, जब कानून साजी में वो मदद करेंगे तो ऑब्वियसली हुकूमत उनके बारे में नरम रवैया रखेगी। दूसरी जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि उनकी ज़मानतों का, आप देखें कितनी देर हो गई है जब से पीपल्स पार्टी ने उस ट्रैक पे चलना शुरू किया है। पीपल्स पार्टी के कौन केसेस की अब बात करता है, इनके लोगों की अब कौन बात करता है? अब तो खुद पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह का केस भी भूल गए हैं, अब तो उनकी तरफ से भी उसका जिक्र नहीं होता। तो ये सारी चीजें अब, लेकिन वैसे इमरान साहब ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने इशारा दे दिया भाई दोबारा से स्विस केसेस खुल सकते हैं। बिल्कुल खुल सकते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब उसके जो कागजात हैं वो तो वहां से गायब हो गए, दूसरे बड़े आजम से गायब हो गए थे। उस वक्त वाजिद शमसुल हसन साहब जो थे उनके होते हुए पूरे मीडिया पे वो चलती रही हैं उसकी फिल्में कि किस तरह से वो गाड़ियों में निकाल के तो कैसे वहाँ से वो हटाए गए और गायब किए गए। ये बड़ा एक अजीब सा मामला है जो इतने सालों में साबित नहीं हो सका। अब क्या होगा? और अगर इतना ही आसान होता हिलाली साहब, अगर ये इतना ही आसान होता ये साबित करना, तो जो हम हमेशा बात करते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम, तो ये सब आज तक कोई लूटी हुई दौलत जो इमरान खान साहब का नारा था फिर बरामद ना हो जाती। हिलाली साहब ये सिर्फ नारा ही है कि जी दोबारा खोल लेंगे या वाकई कोई दमखम है इस बात में? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो बड़ा मज़े का किताब लिखा हुआ है वाजिद शमसुल हसन ने, मेरे ख्याल में उर्दू में है, और मुजाहिद बरेलवी साहब ने उनको मदद की है राइटिंग में, तो वो उन्होंने बताया, मगर मेरे ख्याल में ये नहीं बताया होगा कि वो कैसे सिगार लेके टोपी पहन के टैक्सी में बैठ के जाके स्विस बैंक से वो कितने टन्स ऑफ मटेरियल ले आए। सब मटेरियल लंदन जाया है और उसमें से सिर्फ 11 पेजेस जो हैं वो गायब हैं, उसके अलावा सब मटेरियल पाकिस्तान में वो पाया जाएगा। और जज साहब जो हैं ब्रॉडशीट के, ये जो हमारे क्या नाम है उनका, अजमत सईद ऐसा कुछ, उन्होंने इसको अब जैसे वो उन्होंने इसको देखा है और उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया और कह रहा है केस खोलो, फिर खोल सकते हैं, मगर वो पेपर जो असली पेपर जो हैं वो गायब हैं। तो आई डोंट थिंक कि जरदारी साहब विल माइंड कि अगर वो पेज खुला, अगर वो पेपर्स नहीं है तो फिर ठीक है, मगर अगर वो पेपर्स भी उसमें शरीक हैं और मिल गए हैं तो फिर तो बड़ा मजे का फिर बात हो गया। और भी जरूरत है उनको कोऑपरेट करने। हिलाली साहब, जरदारी साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उन्होंने वो पेपर बाकी रखे हों। उन्होंने वो पेपर क्या उनकी को फोटो कॉपी भी कहीं नहीं रहने दी होगी, इसलिए आप वो बेफिक्र हो जाएं, वहां से कोई चीज नहीं, वहां से नहीं होने वाला। लेकिन क्या लग रहा है कि आगे पीपल्स पार्टी अब क्या फॉर्मली अनाउंस करेंगे या फिर बस अलग हो जाएंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी जो है, चलिए पीपल्स पार्टी की बात हो रही है तो नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सानुमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा शाह साहिबा। वालेकुम सलाम। नफीसा शाह साहिबा, बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं, पीडीएम वाले तो प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को नोटिस भिजवा दिया जाए पीपल्स पार्टी को कि आप लोग पीडीएम के फैसलों के अकॉर्डिंग नहीं चले और आप लोगों ने इन्हिराफ किया। देखिए, ये एक इंटरनल मीटिंग थी पीएमएलएन की, उनके पास अगर कुछ शिकायतें हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी, हो सकता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ की भी इनके खिलाफ शिकायतें हो, तो हमारा इजलास है सीसी का और उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और फिर हम फैसले करेंगे। पीडीएम जो है वो उसके कोई कवानीन या इंटरनल रूल्स नहीं बने कि कौन किसको निकालेगा और कौन किसको शामिल करेगा। तो पीडीएम जमात जो बुनियादी बनी उसके कुछ नुकात थे, जो एलामिया हुआ, उसकी रेजोल्यूशन हुई, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे, आज भी हैं और हासिलात तक वो रहेंगे। और अगर और जो फैसले अभी तक पीडीएम के हर छोटे बड़े इजलास में हुए हैं वो कंसेंसस की बुनियाद पे हुए हैं। अच्छा नफीसा साहब, अगर नून के पास कुछ शिकायतें हैं तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जमात के इंटरनल भी हो सकता है कुछ शिकायतें हो, तो वो हम और जो लास्ट जो जमीनी हकायक है वो ये है
कि लास्ट इजलास, सरबराही इजलास में ये फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी अपनी सीसी से रुजू करेगी और उसके बाद जाके पीडीएम में वो रिपोर्ट करेगी इस्तीफों के मामले। अच्छा नफीसा साहिबा, ये बताइएगा कि आपने कहा मुस्लिम लीग का इंटरनल इजलास था, उसमें तो पीडीएम की तमाम जमातें शामिल थी सिवाय आपके और एएनपी के, इसलिए फिर वो इंटरनल तो ना हुआ। तो क्या हम ये समझे कि पीडीएम जो है वो अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है या महदूद हो चुका है? देखिए, वो फिर पीडीएम का इजलास नहीं है। अगर ये कुछ जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं है, तो फिर ये पीडीएम का तो नहीं हुआ इजलास, इसको तो कुछ और नाम दे दें आप। अच्छा, तो फिर नफीसा शाह साहिबा ये फरमाइए कि क्या पीपल्स पार्टी भी इन लाइंस पर सोच रही है कि जैसे आपने कहा आपको भी शिकायतें हैं, तो आप लोग कोई अलग तहरीक चलाने का सोच रहे हैं? इन सबसे अलग होकर इनकी सोच आपसे नहीं मिल रही? देखिए, ये सारी चीजें जो है हमारी सीसी के इजलास में होगा। यकीनन अपोजिशन ये बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा तासुर जाएगा कि अपोजिशन जो है अगर मिलजुल कर चले, और हमारा झगड़ा जो है वो इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ है, न कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। हम तो ये नहीं चाहेंगे, लेकिन आगे वालों ने अगर मौका दिया तो फिर जैसे मैंने कहा कि हम हक़ाइक़ देकर ये फैसले जो हैं वो अपने सीसी के इजलास में होंगे कि आगे वाला लाएअमल जो है वो क्या होना। अच्छा नफीसा साहिबा, आपका ये मौक़िफ़ तो आ गया, मुझे ये बताइए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि हम कानून साजी में ताउन के लिए तैयार हैं, तो वही हुकूमत जिसको आप गिराने चले थे अब उससे के साथ ताउन पे तैयार हैं, तो क्या पॉलिसी में कोई चेंज आ गई है? देखिए, इस्लाहात उस हद तक के इलेक्शन के हवाले, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन उस पर भी मुझे नहीं पता कि किस लेवल पर गुफ्तगू हुई है स्पीकर साहब की और सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की। ये अगेन ये बातें जो हैं हमारी सीसी डिसाइड करेगी। ये अपनी जगह हकीकत है कि अगर आने वाले इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हम चाहते हैं तो इस इशू पर बातचीत करनी होगी, लेकिन इस वक्त इस हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं, हमारा हम सब का मकसद यही होना चाहिए कि इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम चले, वो पार्लियामान के अंदर, वो पार्लियामान के बाहर। अगर पीडीएम मुत्तहद रहती है, जो ऑब्वियसली हम सब जमहूरी पसंद कुव्वतें चाहेंगे कि मुत्तहद रहे, तो अच्छा होगा, लेकिन अलग अलग जमातें, हमारी जमात की फॉलोइंग, और ये भी प्लीज ये आप नोट करें और इसको बार बार एम्फसाइज करना जरूरी है कि पीडीएम एक इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है साथ एक दूसरे का देने का कि हम इलेक्शन भी इस एक दूसरे के साथ देंगे। इस वक्त इलेक्शन जो है वो जैसे इस वक्त सेनेट में बात नहीं बनी तो हमने अलग अलग इलेक्शन लड़े, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये अलायंस सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन अहम फैसले सीईसी में ही आप लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल की रहनुमा। लेकिन हिलाली साहब, जैसे नफीसा शाह साहिबा कह रही हैं कि हम कोई इलेक्टोरल तौर पर तो नहीं मिल लिए थे कि अब हम इलेक्शन में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आपको अब लग क्या रहा है कि इस तरह की डिवाइडेड ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई टेंशन, कोई परेशानी होगी अगर अलग अलग तहरीकें चल रही हों, बाकी पीडीएम अलग हो, पीपल्स पार्टी अलग हो? कोई परेशानी अब किसी को नहीं है, इनकी भी परेशानी कम हो गई है। अगर किसी को परेशानी है तो नून लीग को थोड़ा सा परेशानी उनका बढ़ गया है, और किसी को कोई परेशानी नहीं है। और मेरे ख्याल में अब ये भूल जाएं, ये जो ग्रुप ऑफ क्रुक्स थे इनको भूल जाएं, और अब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे। हुकूमत के लिए सब चैन लिख दे फिर इमरान साहब। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने, आपको याद होगा, मरियम नवाज ने कराची के जलसे में खड़ा होकर ये कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पीडीएम ने मुश्तरका उम्मीदवार दिए। ये मामला तो उस वक्त खराब हुआ है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला हुआ है, चेयरमैन सेनेट वाला, तो उसके बाद ये मामला खराब हुए हैं। अब मैं समझता हूँ, हिलाली साहब जो कह रहे थे ना कि नून लीग परेशान है, मैं समझता हूँ कि नून लीग परेशान नहीं है।
हाँ जी, हमारे वाकफा ने आज जो स्टोरी सुना रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून ने अब ये स्ट्रेटजी बना लिया कि जनाब वो ये करेगी अब काम कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर हो गया कि पीपल्स पार्टी जिसके साथ हमने जाना था, हम पंजाब में हमारी वजह से उसे सपोर्ट मिलती, वो लाइमलाइट में आते, उससे बेहतर है कि हम अपनी सोलो फ्लाइट करें। अब इसीलिए उन्होंने ये तय कर दिया है कि वो अपने जितने भी उनके लोग हैं उनसे उन्होंने राब्ते भी शुरू कर दिए और मुस्लिम लीग नून ने ये पॉलिसी बनाई है कि अब वो वक्त ज़ाया नहीं करेगी, वो किसी के लिए ग्राउंड खाली नहीं छोड़ेगी, लिहाजा वो अगले इलेक्शंस की अब तैयारी करेंगे। मुस्लिम लीग जब हमजा शहबाज ने इस पे वर्किंग भी शुरू कर दी और वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह की वर्किंग करें कि अगले इलेक्शन में जिसका हमें फ़ायदा हो। उन्होंने अपने तमाम टिकट होल्डर से, MPA से, MNA से मुलाकातें शुरू कर दी हैं और उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उनके, उनसे भी वो कन्वेंशन भी करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे और पीपल्स पार्टी कि वो लोग जो नाराज़ हैं ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब या वो अपर पंजाब की तरफ, जो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और PDM से निकल के अब उनका क्या बनेगा, तो वो उनको सारे वीक लिंक्स को जो है ना वो काबू करेंगे। हाँ जी, इसलिए मुस्लिम लीग नून इसको अपनी कमजोरी बनाने की बजाय इसको अपनी ताकत बनाने जा रही। लेकिन मरियम नवाज में क्या होगा, क्योंकि वो कभी कहा जा रहा है कि वो रह रही हैं, कभी कहा जा रहा है कि वो जा रही हैं, और फिर उनको खामोश कौन कराएगा अगर वो इतनी मफामत की सियासत करने जा रहे हैं हमजा शहबाज। अच्छा, ये बड़ी आसान सी बात है, आप देख लें, जब मरियम नवाज ने खामोश होना होता है वो आराम से खामोश हो जाती हैं, जब उन्होंने बोलना होता है वो बोलना शुरू कर देती हैं। और जो जाने की बात है, मरियम नवाज कभी भी फौरी तौर पर बाहर जाने की गलती नहीं करेंगी। इस वक्त माहौल बना, इस वक्त उनको सूट करता है यहाँ रहना। हिलाल साहब, आपका क्या ख्याल है, PMLN की स्ट्रेटेजी आगे क्या है चलने की? आप कह रहे हैं वो मुश्किल में, क्या आपको मुश्किल दिखाई दे रही है उनकी? देखिए, हम लोग तीनों ने फैसला ये कर लिया है ना कि अब इलेक्शन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप मुझे एज एन एनालिस्ट पूछ रहे हैं कि 2 साल के बाद क्या होगा। मुझे नहीं पता 2 साल के बाद क्या होगा, ये पाकिस्तान है भाई, पता नहीं पड़ता। नहीं, 2 साल के बाद नहीं, मैं तो आगे बात क्या आप आगे क्या देख रही? मैंने आपको कहा है इलेक्शन तक आप मुझे बताएं क्या रुकावट है इन पे। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन हो जाएगा, जाहिर है ये जीत जाएंगे। इसलिए देखिए, जो 40 साल इन्होंने काबू रखा हुआ है वो पंजाब को, हर आदमी पढ़े थोड़ा सा वो ब्रॉडशीट का रिपोर्ट तो पढ़े, वो बताता है आपको कि ब्यूरोक्रेसी का क्या हालत है। वो बेचारा जज सुप्रीम कोर्ट का उठ के कह रहा है, जो मैं कितने सालों से कह रहा हूं कि ये एक पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज है। वो कह रहा है ये तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये तो जवाब नहीं देते हैं, ये अपना कुछ नहीं करना चाहते। और वो हेड ऑफ नैब को एक कह रहा है इसको अरेस्ट करो, इसको क्वेश्चन करो, इसको पकड़ो। अब आप सोचिए तो सही, 2 महीने में या 1 महीने में एक सुप्रीम कोर्ट का जज ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसके स्ट्रिक्चर्स थोड़ा पढ़े, शर्म आ रही है। आखिर मैं भी एक ब्यूरोक्रेट रह चुका हूं, ये किस ब्यूरोक्रेसी का बात करता है? वो ब्यूरोक्रेसी मैं नहीं पहचानता हूं। दिस मस्ट बी ये वो है जो इन लोग पॉलिटिशियंस के साथ लगे हुए हैं। तो आपके मुझे पूछ, और ये तो हमें नजर भी आती है, सही है। हिलाली साहब, बज़ाहिर तो जो हम इस पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन अभी जो है ना फौरी नजर नहीं आते, PTI हुकूमत अपना टाइम पूरा कर लेगी, लेकिन यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और आप देखें ना, 15 दिन पहले तक जिनकी तारीफ कर रहे थे वजीर आजम कि आप इस्तीफा ना दें, मुल्क को बड़ी ज़रूरत है, 15 दिन बाद महंगाई के जिम्मेदार उन्हें करार दे दिया जाता है। तो यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वैसे उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से निकाला है, फिरदौस आशिका खान साहिबा कह रही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से महंगाई इशू नहीं है। यही तो कंफ्यूजन। शिबली फराज को क्यों निकाला है? शिबली को क्यों निकाला है? सर उनको चेंज किया है सिर्फ दूसरी जगह। ये देखिए, ये तो हम अभी करेंगे अगले सेगमेंट में भी बात के हुकूमत का फैसला एक दिन कुछ और होता है, अगले हफ्ते कुछ और हो जाता है। इसको मैं बस समेटती हूँ। ब्रेक से पहले सिर्फ इतना बता दें कि PDM में अब जाहिर बाकायदा कोई, आपको क्या लग रहा है कि ऐलान हो जाएगा कि आज से PDM खत्म हो रही है, हम पीपल्स पार्टी को निकाल रहे हैं, या फिर बस ये कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है खत्म है? आखिरी बात ये है इसकी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो खुद PDM ना छोड़े,
बल्कि पीडीएम वाले उसको के तुम फारिग और फिर हो गया अच्छा, फिर हम इनकारी हाँ जी, ताकि वो ये स्टैंड रख सके अपना कि जनाब हम तो आपके साथ थे, आपने हमें फारिग किया। चलें जी, ठीक है जी, यानी कि पीपल्स पार्टी के बगैर ही शायद पीडीएम होगी, अगर जो सीट भी होगी, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये नजर आ रहा है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से। हुकूमत की पॉलिसीज़ में चेंज नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो यू टर्न लिया गया है भारत के साथ ट्रेड के मामले पर, क्या वो वाकई यू टर्न है और वो कैसा यू टर्न है, अच्छा या बुरा? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोजल के ऊपर हमने ये ईसीसी में फैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। बहुत बड़ा फैसला ये सामने आया था जब हमाद अजहर साहब ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से खासी तनकीद भी शुरू हो गई थी मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि भाई आपका तो ये एक स्टेटेड मौक़िफ़ था कि 370 जब तक बहाल नहीं होता, उस वक्त तक जो कश्मीर के अंदर बहाल नहीं होता, उस वक्त तक कोई टॉक्स नहीं होंगी भारत से, किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे हो गया? ये फैसले कहाँ, कैसे, कब आ गए और फिर उसके बाद उस पर यू टर्न क्यों लिया गया? वज़ीर आज़म साहब ने अब क्यों कल ये फैसला किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही? इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और हिलाल साहब, आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले तो यही कहिएगा, आपके ख्याल से ये तजवीज़ कहाँ से आई होगी? पहले किस तरह ये फैसला हो गया होगा जिसका हमाद अजहर साहब ने इस तरह से बरमला आके ऐलान भी कर दिया? देखिए, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको पता नहीं होता है, ये शायद जज्बा में आके फैसला करते हैं या भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले इन्होंने क्या कहा था। इसका क्या अभी बहाना आप बनाना चाहते हैं? एक पूरा स्टाफ होता है भाई, ये पढ़ा कैसे? ये हमाद अजहर, अगर मैं उसकी जगह में होता, मैं उसे जाके कहता हैंग ऑन अ मिनट, तुम मेरे से ये पढ़ाना चाहते हो? मगर मैंने 10 दिन पहले इसने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हम बात करेंगे ही नहीं जब तक उन्होंने वो कानून वानून जो उनके गलत कानून वो वापस लें। तो मैं तो क्या, ये उन्होंने साइन किया है? मुझे दिखाओ किधर साइन किया है, कुछ तो पूछो भाई। तुम्हें जो देता है तुम पढ़ने लग जाते हो और कहने लग जाते हो, नंबर 1। दूसरी बात ये इनकॉम्पिटेंसी। अब जब फोन आने लगे, मुझे भी बड़े फोन आए, मकबूजा कश्मीर से आए, पाकिस्तानियों ने आए, कहे बड़े झूठे हैं हम, बुज़दिल हैं, हर्ट, ह्यूमिलिएटेड, क्यों, ये कैसे, इसका कुछ बताओ। तो क्या बताए आदमी? एक और यू टर्न। मगर शुक्र है, मैं कहता हूं शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे यू टर्न फौरन ले सकते हैं, और उसका मतलब ही ये है कि गलती हो गई, गलत डिसीजन था। तो कोई बात नहीं, गलत करते हैं लोग, मानो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब आपके ख्याल से बेहतर फैसला है? सही। और हिलाली साहब इमरान को कुछ कहने दो, फिर मैं आके कुछ कहूंगा इसके बाद, थोड़ा सा मशवरा भी दे दूं इनको। बिल्कुल, आपके मशवरों की जरूरत भी है। लेकिन ये अच्छा मशवरा मानने वाले लोग नहीं हैं। बुनियादी वजह ये है, ये फैसला पहले करते हैं, मशवरा साजी बाद में। इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैसला साजी जो है ये बगैर सोचे समझे कर देते हैं। आप इंडिया की बात करते हैं, मुझे ये बताएं, आप खुद डिप्लोमेट रहे हैं, इंडिया के बारे में कोई भी फैसला करना कोई इतना आसान का थोड़ा ही है कि फौरन ही आप सोचिए और वो फैसला हो जाए। इस वक्त कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वज़ीर साहब के ये मुआविन खुसूसी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये फैसला किया गया। शुक्रिया आपके वक्त का मुईद यूसुफ साहब। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ जी। फरमाइएगा मुईद यूसुफ साहब, सब बड़े हैरान हैं कि ये फैसला हुआ कब, कैसे, कहाँ से ये तजवीज़ आई, क्यों इस पर गौर किया गया जो हमाद अजहर साहब ने आकर इस तरह से उसको डिक्लेयर भी कर दिया था? देखिए जी, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के कुछ प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस ऑप्टिक्स के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हुए। वो एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू चीजें चलती हैं। तो जो हमारी ईसीसी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये काबीना की बाकायदा कमेटी है जो इक्तिसादी जाविये से चीजों को देखती है। जब उनके पास एक प्रपोजल आता है तो वो इक्तिसादी जाविये से उसको देखकर फैसला करते हैं, और उनका फैसला
काबीना में जाता है। ऐसा नहीं है कि ईसीसी एक फैसला कर ले और वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। काबीना ने वो फैसला अप्रूव करना होता है, रेटिफाई करना होता है। बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो हुआ है। ये चीज आई है कमर्शियल बेसिस पे। हिंदुस्तान में इन कमोडिटीज की कीमतें कम थी, पाकिस्तान को जरूरत है, वो लाई गई सामने। ईसीसी ने उसको इक्तिसादी तौर पर देखा, वहां पे भी ये बात आई कि भाई ये हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इसमें सिर्फ कमर्शियल एंगल नहीं होता। और फिर ईसीसी ने फैसला किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारा काम है कमर्शियल बेसिस पे फैसला करके और काबीना के सामने रखना। वो अभी काबीना के एजेंडा पे नहीं आई थी चीज, लेकिन चूंकि कल काबीना का सेशन था उसमें ये बात उठी तो वजीर आजम साहब ने कहा कि इसको मौखर किया जाए और इस पे नजर सानी की जाए। आज फिर कल भी और आज मुशावरत भी हुई, एक मीटिंग भी हुई की मिनिस्टर्स के साथ, जिसके बाद वजीर आजम साहब ने 2-3 फैसले वाजे किए। एक, ये इंपोर्ट नहीं होगी। दूसरा, हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं हो सकती जब तक हिंदुस्तान अपने 5 अगस्त 2019 के फैसले कश्मीर में जो उन्होंने गैर कानूनी यकतरफा इकदाम उठाए उन पे नजरसानी न करे। और तीसरा, उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब की मिनिस्ट्री और जो इकोनॉमिक टीम है उसको हिदायत की कि फौरी तौर पे जितने भी ये बिजनेस कम्युनिटी के सेक्टर्स अफेक्टेड हैं उनके लिए ये इंपोर्ट जो है इसका कोई और रास्ता निकाला जाए, कहीं भी दुनिया से जहां से भी सस्ती इंपोर्ट मिल सकती है, ताकि उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया, बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला भी कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खबरें भी आई कि जब मियाँ वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये कैसे हो गया ईसीसी में, तो हमाद अजहर साहब ने उनसे कहा कि जनाब आपने तो ये कहा था और ये बात भी हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या बात है, हुकूमत को फैसला करने से पहले क्यों मशवरा नहीं करती? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें तो खुद ही तजाद है कि अगर वजीर आजम साहब ने कहा था तो वजीर आजम साहब कैसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, लोग ऐसे बात कर लेते हैं, को अफवाहें उड़ जाती हैं। बात यह है कि एक प्रोसेस है वो फॉलो किया गया। हुकूमत के पास प्रपोजल्स आते हैं, ऑप्शन सामने रख के वो लाया गया। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री अपने ताई फैसला नहीं कर सकती कि मेरे पास एक प्रपोजल है जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के मुताबिक मेरिट पे है, लेकिन मैं इसको लेके ही नहीं जाता क्योंकि मैंने आज खुद ही फैसला कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता सर। एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आपने गुजरना है। हाँ, ये हो सकता था कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इनफॉर्मली पहले बात कर ली जाती और पसे पर्दा और आपस में बात करके कहते चलें जी ये लेके ही ना जाए। वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है जो इन्होंने फॉलो किया। डॉक्टर साहब, आपने ये बिल्कुल बात की कि ये प्रोसेस इस तरह से हो सकता था। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी ख़ास तौर पे इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में बहुत सेंसिटिव है, तो इस मामले पे रज़ाक दाऊद साहब को या ईसीसी को या किसी को भी ये इस बात का इदराक तो होना चाहिए था कि अगर वो इस हवाले से कोई भी इस तरह का ऐलान करते हैं, इवन आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज सब कर देते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, बात ये है कि जब आपकी नीयत साफ हो तो फिर ये चीजें नहीं सोचने वाली होती। फिर ये होता है कि आप कौम के मफाद में एक बात कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप ये क्यों चाहते हैं कि ऐसी मुशावरत होती जिसका कानो कान किसी को खबर ना होती, पीछे बैठ के 3 बंदे बस कहते चलो जी ये ठीक है यार, इसको रहने देते हैं, समरी निकाल दें, बात ही ना करें। कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। कई दफा मुश्किल फैसले होते हैं, कई दफा ऑप्टिक्स ठीक नहीं होते, और सियासी गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी बात नहीं कि ऑप्टिक्स ठीक ना हो, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, आपने एक कमर्शियल बेसिस पे फैसला किया है, आपने वो अपनी काबीना जो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती है उसके सामने रख दिया है और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की आवाज आपको सुना दी है। तो ये बेहतर है कि बात पब्लिक में आई, एक फैसला हुआ, ताकि कल को फिर कोई और बात ना करे। इवेंचुअली बहरहाल उस पे बेहतर फैसला हो गया। डॉक्टर साहब, जफर हिलाली साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि ये इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये आके कहेंगे कि गलती हो गई है? क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी हो, जो कोई भी ईईसी का जो नतीजा होता है वो आके पब्लिक रेडियो पे बोलने लग जाता है सीधा? ये तो रिकमेंडेशंस हैं कैबिनेट के लिए, इन्होंने आके अनाउंस क्यों किया भाई? सही, क्या जरूरत क्या थी? ये तो रिकमेंडेशंस है, और खास तौर इतना सेंसिटिव रिकमेंडेशन। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, लाली साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आपने क्यों फिर मीडिया के सामने आके किया?
मैं आपको हिलारी साहब का जलाल मुझे बड़ा पसंद है हमेशा से। देखिए बात यह है कि आपने कोई चोरी की है या कोई पसे पर्दा, हाँ आप तब ये बात करें अगर आपको नजर आए कि लो जी आवाम को बताया कोई नहीं, तो पीछे से अंडरहैंड तरीके से आपने इंपोर्ट कर ली, फिर मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। और भाई आपने एक फैसला किया, और बाय द वे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सिर्फ इसके लिए नहीं हुई, उसमें और फैसले थे इसी में जो लास्टली ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब के थोड़ी बहुत टॉक्स का सुनना तो पहले से ही चल रहा था ये सारा मामला, जब हम ये फैसला सामने आने से पहले भी, तो कोई लचक दिखा रहा है 370 के मामले पर इंडिया, कुछ एक्सपेक्टेशन है? मुझे नहीं मालूम जी इस वक्त, लेकिन ये जो ईसीसी वाली बात है ये बिल्कुल इसका किसी बड़े प्लान स्ट्रेटजी बात उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब एक मुझे भी आखिरी बात बता दीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि यूएई कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए या बेहतरी लाने के लिए, इसकी आप इस बारे में क्या कहेंगे, कोई सदाकत है इसमें? जो दुनिया का मुल्क ये चाहता है कि ताल्लुकात बेहतर हों और भारत पे असर रसूख रखता है कि उनको बावर कराए कि जो गलती वो कर बैठे हैं कश्मीर में, जहां फंस गए हैं वहां से बाहर निकलें, सही चीज करें, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी हमेशा ये पोजीशन रही है। ठीक है 370 से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुईद यूसुफ साहब, आपने हमें, हिलाली साहब काफी आप गुस्से में थे लेकिन आपका गुस्सा भी उन्हें पसंद आ गया। वैसे आप तजावीज़ क्या देना चाह रहे थे, क्या मशवरा देना चाह रहे थे? मैं ये सुन लूं फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहते हैं कि एक चाइनीज़ का सेइंग है कि मुंह खोलने के पहले दिमाग को इन गियर डालो। तो कहने की बात यह है कि ये एक बड़ी गलती हुई। मैं आपको बताता हूँ इसमें नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब कश्मीरी जो मर रहे हैं इस वक्त उनके हक के खुद इरादी के साथ, जब वो देखते हैं कि हर किस्म के एडवाइस और रूमर्स आ रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं मूडी को जो उनको रोज़ कत्ल करता है, 2-3 लोगों को रोज़ कत्ल कर रहा है मूडी, आप उनको ख़त लिखते हैं, उनको विश करते हैं और कहते हैं कि ये वो, तो वो पूछते हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों के नंबर लिए हुए, पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं? और फिर उसके ऊपर जब आपकी अनाउंसमेंट आ जाती है, तो आज मिसाल के तौर पे कल 3 लोग मारे गए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू गए हैं कश्मीर में, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि यार पाकिस्तान समझता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करें, निकलें, उठें, हम इनके खिलाफ, ये बड़ा उन पे हर लफ्ज इधर जो कहा जाता है, खास तौर प्राइम मिनिस्टर का हर लफ्ज के इंपैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो मुल्क हैं आपको मशवरा दे रहे हैं, जो मशवरा जो उनके बेहतरी के लिए है, और आप अपने लोगों को और मकबूजा कश्मीर के लोगों को नाखुश कर रहे हैं, उनसे मत सुने। बिल्कुल सही। और हमें अच्छी तरह से याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एक मौकिफ स्टैंड लिया उनके हक में और ये कहा कि वो उनके वकील बनेंगे, और उसके बाद आवाज उठाई तो वो कितने मुतमईन थे। और अगर इस तरह की वीकनेस कोई शो होगी तो जाहिर है कि वो हर्ट होंगे। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ब्रेक ले लूं। वेरी गुड। नहीं, मैं बस यही जो हिलाली साहब ने जिस तरह से कहा कि असल चीज यही है कि हुकूमत को कश्मीर पॉलिसी वाजे करनी चाहिए और उस पर फिर डट जाना चाहिए, ताकि कश्मीरी जो हमारी तरफ देखते हैं वो बार बार ये ना सोचे कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पूरी दुनिया को एक दफा बता दें कि जनाब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसके अलावा आप जिस पे मर्जी बात कर लें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन आपको याद होगा डस्का में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर गई हुकूमत, लेकिन वहाँ से भी सुनवाई ना हो सकी। फैसला आ चुका है कि दोबारा होगा इंतखाब और पूरा इंतखाब होगा। इमरान साहब एक तरह से जो PMLN है उसके ज़ाहिर मौक़िफ़ को एक तरह से क्या यकीनन उसके मौक़िफ़ को फतह हुई है, क्या समझते हैं आप नतीजा मुख्तलिफ होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि नतीजा जो भी हो, लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि जमहूरियत की एक फतह है। अच्छा। और ये अच्छी बात है। देखिए आप जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लोकेशंस तक उन्होंने पेश कर दी हों कि जनाब ये 10 के 10 जो लोग थे ये इकट्ठे ही थे, उसके बाद क्या उस पर रह जाती है बात। वो कोई भी करे, वो मुस्लिम लीग नून करे, PTI करे या कोई भी जमात करे, ये जमहूरियत के लिए नाम पे मैं समझता हूँ गाली है। लिहाजा ये जो चीज़ है इसका अच्छा असर पड़ेगा और आइंदा शायद लोगों को भी हो कि हमने जो काम करना है तो उसको किस अंदाज में करना। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमजा शहबाज भी
इस वक्त अब उस कैंपेन को चलाएंगे, उनकी पेनिट्रेशन भी है। तो मुस्लिम लीग नून जो है ये पूरी कोशिश करेगी कि वो अपनी सीट जो है इसको सिक्योर करे और जीते। हिलाली साहब, ये तो फैसला हो गया कि दोबारा इंतखाब होगा। चलिए आप बात कर लीजिए, फिर मैं जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कितने पोलिंग स्टेशंस होते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में? 100, 200, 300 कितने होते हैं? समझे 200 होते हैं। इधर 10 में धांधली हुई है। मैं आपको लिख के देता हूं, जिधर 200 स्टेशंस होते हैं किसी इलेक्शन में भी, मैं नहीं कहता कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं पहुंचते, मगर धांधली होती है। इसके माने पूरा आप जनरल इलेक्शन एक दफे और कराएं। इसलिए कि मैं आपको लिख के देता हूं कि 10 स्टेशंस में धांधली होती है, हर कंस्टिट्यूएंसी में होती है, तो इसके माने हम सब चीज री इलेक्शन करते जाएं। इज दिस मेक सेंस टू यू? ये कोर्ट ने यह जो फैसला क्यों दिया है? किसने दिया है पहला फैसला? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में गवर्नमेंट का क्या सोच है? वो तो सीधा साधा कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ बायस्ड है, इसको निकालो। कोर्ट ने क्या ना भी हो, लेकिन बहरहाल आपकी दलील में दम है हिलाली साहब। सर सुने, बात ये है कि ये जरूर आपने जो कह दिया तो दम आ गया है। हिलाली साहब, मैं आपसे एक और चीज बताता हूं। हिलाली साहब एक भी बात करने दो। जी सर, आप जरूर करें। मेरी सिर्फ एक लाइन सुन लें कि अदालत ने सबूत की बिना पे फैसला किया, जो अदालत में सबूत आए। और अगर हुकूमत ये कह दे कि इदारा ठीक नहीं है या ठीक है, तो सिर्फ हुकूमत की बात पे फैसला नहीं कर सकते। जी बताएं। नहीं बस ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखना चाहिए। ये नहीं कि इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ फैसला किया है देयरफॉर उसको आप रखें। और मैं आपको बताता हूं, ये जो इंप्रेशन हुआ है कि ये जो पूरे सिस्टम है ये एक वेटेड है एक पार्टी के सपोर्ट में, ये भी मद्देनजर रख के फैसले दें कभी। इसलिए कि ये माफ करिए कि चलिए बहरहाल आप मुतमईन नहीं है इस फैसले से, इमरान साहब मुतमईन है, ठीक है। हिलाल साहब वक्त खत्म हो गया, इमरान साहब वक्त खत्म हो गया, तो आज का प्रोग्राम हमें यहीं पर होगा। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।